नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों जो नया वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों इसके पहले मैं आपके सामने दो वीडियो जो लाया हूं रिसेंटली, वो भी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं। और आज ये राजस्थान सभ्यता से रिलेटेड तीसरा हमारा वीडियो रहेगा। और दोस्तों जो ये 2-3 क्लास है राजस्थान सभ्यता वाली, ये इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसमें आपको जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा राजस्थान की जो पटवार है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमारे पास में हम दो प्रकार की सभ्यताओं को अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों, जिनमें है आर्य सभ्यता उदयपुर की थी, और जो कालीबंगा सभ्यता है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी जो है वो बेराट सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी सभ्यता है हमारी? आज जो तीसरे नंबर की सभ्यता है दोस्तों, वो हमारी है बेराट सभ्यता। ठीक है, तो बेराट सभ्यता का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आई, ये सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप सबसे पहले तो आप जगह का नाम ध्यान रखो कि बेराट सभ्यता है कहाँ की। तो दोस्तों ये है जयपुर की। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है। ठीक है, तो बेराट सभ्यता है बाणगंगा नदी के किनारे। कहाँ दोस्तों? बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन बैठता है दोस्तों, इसका कालक्रम। तो दोस्तों कालक्रम की अगर हम बात करें तो क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व से कब तक का है? 300 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो 2500 ईस्वी पूर्व है और 300 ईस्वी पूर्व है तो किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक है लोह युगीन। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार की है? लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखो आप, लोह युगीन होने के बाद में दोस्तों इसके आ जाते हैं खोज के बाद में आ जाएंगे उत्खनन करता। तो दोस्तों इसकी जो खोज है ना, जैसे अलग अलग, जैसे इसमें 3 डूंगरियाँ आ गई, मतलब 3 जो पहाड़ियाँ हैं वो बताऊंगा, तो उनके हिसाब से इनकी क्या अलग अलग प्रकार से खोज की गई है। ठीक है, तो मैं उनका ओवरऑल बता दूं, अगर आपके क्वेश्चन आ भी जाता है कि बेराट सभ्यता की खोज की अगर बात करें तो दोस्तों खोज में आप लिख देना वहाँ पे किसने की है दोस्तों, वो की है कैप्टन रॉबर्ट ने। ठीक है, ये कहाँ की है वो तो मैं बताऊँगा आपको। 1837 ईस्वी में इन्होंने खोज की है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दोस्तों, आगे अगर हम चले तो आगे हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं उत्खनन के। तो उत्खनन जो करता है दोस्तों वो कौन कौन है? तो उत्खनन करता दोस्तों अलग अलग प्रकार से है। एक तो शासक है जो जयपुर का शासक था, इसके अलावा जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने भी अपॉइंट किया है, और एक जो व्यापक स्तर पे होता है ना, जैसे कि उसको फुली तरीके से मतलब खोदा गया। ठीक है, तो उस हिसाब से 3 प्रकार की उत्खनन करता है। तो एक जो शासक है दोस्तों वो बता दूं मैं, ये तो है हमारे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने क्या कराया है? उत्खनन करवाया था सर्वप्रथम। ठीक है, अब इनको क्या मिला है, क्या देखो क्या मिला है, तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, इनको मिला था खुदाई में सोने का कलश। क्या मिला था? सोने का कलश। चलो ठीक है, इनको सोने का कलश मिल गया। अब देखो आगे, इस सोने के कलश में जो खास बात थी दोस्तों वो थी क्या, कि गौतम बुद्ध की अस्थियां होने के प्रमाण हैं। क्या है इसमें? जो गौतम बुद्ध है उनकी अस्थियां होने के प्रमाण थे। ठीक है दोस्तों, अस्थियां होने के प्रमाण हैं, होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, होने के प्रमाण मिलते हैं। अब देखो आगे, इन्होंने राम सिंह द्वितीय ने खुदाई कराई, खुदाई में सोने का कलश मिला, और सोने का कलश जो है उसमें भगवान जो गौतम बुद्ध है उसकी अस्थियां होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा बंदा है, इस बंदे को अपॉइंट किसने किया? पहले तो ये देखो, तो इसको पुरातत्व विभाग द्वारा क्या है? पुरातत्व विभाग द्वारा क्या है? अपॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? नियुक्तिकरण, नियुक्त। ठीक है, तो दोस्तों पुरातत्व विभाग के द्वारा जो नियुक्त किया गया व्यक्ति है दोस्तों वो कौन है? वो दूसरे नंबर का व्यक्ति कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी। क्या है दोस्तों? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या किया था?
दयाराम साहनी ने इसको उत्खनन करवाया था। किस तरफ से? पुरातत्व विभाग की तरफ से। तो दोस्तों ये दो प्रकार के उत्खनन हो गया। एक उत्खनन जो है व्यापक स्तर पर होता है, मतलब जैसे कि ये दोनों ने खुदवाई करवाई लेकिन पूरा नहीं करवाया, मतलब अधूरा ही छोड़ दिया। और जो अब जो उत्खनन करता है दोस्तों तीसरे नंबर के, जो दो प्रकार के रहेंगे, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या है? व्यापक स्तर पर। क्या दोस्तों? व्यापक स्तर पर उत्खनन करने वाले हैं कौन कौन है दोस्तों? एक तो बंदा जो है वो है कैलाश दीक्षित। कौन है दोस्तों? कैलाश दीक्षित। जो दूसरा बंदा है दोस्तों वो कौन है? नीलरतन बनर्जी। क्या दोस्तों? नीलरतन बनर्जी। तो ये है आपने, ये दोनों व्यक्ति क्या किया है, इन्होंने व्यापक स्तर पर खुदाई करवाई है। तो दोस्तों ये तो हो गए एक नॉर्मल क्वेश्चन, जहाँ से आपके मतलब क्वेश्चन मतलब आते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर जो नॉर्मल स्तर का बनता है तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। और क्वेश्चन अगर टफ स्तर का मतलब थोड़ा बहुत टफ बनेगा तो उसके मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें पूरी डिटेल में जाएंगे, ये तो एक ऊपर से नॉलेज है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आया समझ में बिल्कुल पूरा पूरा। तो अब देखो आगे क्या है। तो दोस्तों आगे जो जानने वाली बात है दोस्तों वो है हमारे पास में, देखो आप यहाँ तक कंप्लीट। उसके आगे देखो आप, इसमें जो अधिकांश उपकरण है दोस्तों, क्या है दोस्तों? इसमें जो अधिकांश उपकरण हैं, ठीक है, उनमें एक शब्द अंकित हुआ है। कौन सा? मौर्य शब्द, ठीक है। तो अधिकांश उपकरण पर मौर्य शब्द अंकित हुआ है। क्या दोस्तों? मौर्य शब्द अंकित हुआ है, ये है। आगे चलते हैं दोस्तों इसमें। तो ये ध्यान रखना आप, क्या है? मौर्य शब्द। तो अधिकांश जो उपकरण है उन पे क्या क्या अंकित है? मौर्य शब्द अंकित है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसमें आगे की बारीकियाँ क्या है दोस्तों, तो देखो बताऊँ मैं आपको। तो दोस्तों इसमें है अब बेराट सभ्यता जो है उसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो देखो आप। तो उसके अगर हम विकास की बात करें तो दोस्तों इसका जो विकास है दोस्तों वो कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में, मतलब 3 पहाड़ियों पे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो विकास हुआ है दोस्तों वो हुआ है कहाँ पे? 3 पहाड़ियों में, ठीक है दोस्तों। 3 पहाड़ियों में ये क्या मिली है? 3 पहाड़ियों पर इसका विकास हुआ है, ठीक है दोस्तों, विकास हुआ है। अब देखो आप 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों वो 3 पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली है कौन सी? एक तो हमारी है भीम डूंगरी, और दूसरी है हमारी बीजक डूंगरी, और तीसरी हमारी है गणेश डूंगरी, ठीक है दोस्तों। तो हम जो इसमें जो पहली पहाड़ी की बात करेंगे तो दोस्तों उसमें हमारी जो पहली पहाड़ी है वो बता दूं मैं, क्या है? भीम डूंगरी। क्या दोस्तों? भीम डूंगरी है, ठीक है। अब भीम डूंगरी से क्या क्या मिला है, कैसे मिला है, वो देखो आप। तो भीम डूंगरी से अगर हम बात करें तो दोस्तों स्टार्टिंग की अगर हम बात करें भीम डूंगरी में तो क्या है, तो समझने की बात इतनी सी है कि इसमें जो भी अवशेष मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं महाभारत काल के, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सीधा सा क्या हो सकता है कि इसमें अवशेष महाभारत काल से संबंधित थे, ठीक है, से संबंधित थे। ये हो गया भीम डूंगरी का, ठीक है। अब आगे देखो, महाभारत काल से इसमें क्या संबंधित है? सारे के सारे जो भी अवशेष थे। तो कैसे कैसे अवशेष मिले हैं वो देखो आप। जो पहला अवशेष मिला है दोस्तों वो ऐसा मिला है कि विराट नगर जो है उसके राजा, उस राजा की पुत्री उत्तरा, उसका विवाह हुआ था किसके साथ में? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में। तो वो अवशेष यहाँ मिले हैं, क्या? विराट नगर के राजा की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होने के अवशेष, अभिमन्यु से
हुआ है। तो इस चीज़ का अवशेष क्या है? इस चीज़ के अवशेष मिले हैं। क्या? विराट नगर के राजा की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होने के अवशेष हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अवशेष मिला है किसमें? भीम डूंगरी में। ठीक है, दूसरा जो अवशेष मिला है दोस्तों वो क्या है? विराट नगर के सेनापति किच्चक के द्वारा क्या किया गया था? द्रौपदी के साथ में दुर्व्यवहार करने पर उसे मृत्युदंड दिया गया था। तो दोस्तों ये बता दूं मैं आपको, विराट नगर के सेनापति किच्चक द्वारा, क्या दोस्तों? किच्चक द्वारा द्रौपदी से दुर्व्यवहार करने पर उससे मृत्युदंड दिया गया। ठीक है दोस्तों, उससे मृत्युदंड दिया गया। तो इस प्रकार के अवशेष कहाँ मिले हैं? भीम डोंगरी से। जो तीसरा अवशेष है दोस्तों वो देखो आप। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो गई, मतलब विराट नगर का राज, ठीक है, पुत्री का विवाह हो गया किच्चक। ठीक है, अब तीसरा जो अवशेष मिला है दोस्तों वो मिला है क्या? भीमलत कुंड के निर्माण का अवशेष। कहाँ से मिला है? वो भी भीम डूंगरी से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो लास्ट अवशेष है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ से क्या मिली है? यहाँ से 36 प्रकार की मुद्राएं, 36 प्रकार की क्या मिली हैं दोस्तों? मुद्राएं मिली है, जो कि सूती कपड़े में लिपटी थी। क्या दोस्तों? सूती कपड़े में लिपटी थी। उनमें क्या 28 प्रकार की जो मुद्राएं हैं दोस्तों वो इंडो ग्रीक शैली की है। तो इनमें से 28 प्रकार की मुद्राएं किसकी थी? इंडो ग्रीक शैली की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख दूँ मैं, इंडो ग्रीक शैली की थी। क्या थी दोस्तों? 36 प्रकार की अगर मुद्राएं मिली हैं तो उनमें 28 प्रकार की जो मुद्रा है दोस्तों इंडो ग्रीक शैली की है। कौन सी शैली की है? इंडो ग्रीक शैली की है। ठीक है, तो ये जो जितने भी अवशेष मिले हैं दोस्तों ये भीम डूंगरी से मिले हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट सबका, फिर आगे देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आप, अब आगे जो चलते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर की डूंगरी कौन सी, क्या नाम है उसका बीजक डूंगरी नाम है। क्या दोस्तों? उसका नाम है बीजक डूंगरी। अब बीजक डूंगरी से हमें क्या अवशेष मिले हैं, किस प्रकार के मिले हैं और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, तो वो देखो आप। तो सबसे पहले जो हमारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सी डूंगरी है? वो है बीजक डूंगरी। बीजक डूंगरी। ठीक है दोस्तों, बीजक डूंगरी से हमें सबसे अधिक अवशेष मिले हैं। क्या दोस्तों? बेराट सभ्यता के सबसे अधिक अवशेष हमें मिले हैं बीजक डूंगरी से। ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे देखो आप। तो यहाँ लिख दूँ मैं कि बेराट सभ्यता के सर्वाधिक अवशेष मिले हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, बेराट सभ्यता के सर्वाधिक क्या है? अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे देखो। बीजक डूंगरी से हमें दोस्तों 2 प्रकार के शिलालेख मिले हैं। क्या? बीजक डूंगरी से हमें 2 प्रकार के शिलालेख मिले हैं। तो देखो आप, यहाँ से 2 प्रकार के शिलालेख मिले हैं। क्या दोस्तों? शिलालेख मिले हैं। अब कौन कौन से हैं, क्या क्या है वो देखो। तो इनको मैं ए और बी नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो आप,
जो पहला शिलालेख मिला है दोस्तों वो मिला है हमें भाब्रू शिलालेख। क्या दोस्तों? भाब्रू शिलालेख फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाब्रू शिलालेख फर्स्ट। अब देखो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो भाब्रू जो शिलालेख है दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि इसका खोजकर्ता कौन है, किसको ये मिला। तो ये मिला है दोस्तों, इसकी खोजकर्ता है, कौन है? कैप्टन रॉबर्ट। क्या दोस्तों? कैप्टन रॉबर्ट। और किस सन में इसने खोजा था दोस्तों? 1837 में। ठीक है, तो 1837 में कैप्टन रॉबर्ट ने क्या किया है? भाब्रू शिलालेख 1 को खोजा है। ठीक है, आगे देखो अब। खोज करने के बाद में इसने क्या किया कि इस शिलालेख को है ना 1840 ईस्वी तक या 1840 में इसको जो कलकत्ता का संग्रहालय है उसमें भिजवा दिया था। ठीक है, तो देखो आप, इस शिलालेख को 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में भेजा गया। ठीक है, ये वहाँ पे भिजवा दिया गया। अब इसके बाद में जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें देखो आप, जो सम्राट अशोक है उससे संबंधित है ये शिलालेख। क्या है दोस्तों? सम्राट अशोक से संबंधित है। तो देखो, यह सम्राट अशोक से संबंधित था है। ठीक है, सम्राट अशोक से संबंधित है। अब देखो अशोक ने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, वो 2-3 बात यहाँ समझ लो। एक तो गो हत्या पे सर्वप्रथम प्रतिबंध लगवाने वाला जो शासक था दोस्तों वो था सम्राट अशोक। ठीक है, और भारत के जो सबसे प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष है दोस्तों वो भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, तो अब देखो 2-3 बातें आपने पढ़ी कि सबसे पहले कि जो भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष यहीं से मिले हैं। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा इसको, तो देखो आप, मंदिरों के अवशेष यहीं से मिले हैं। ठीक है, आगे देखो, गो हत्या पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने। तो लिख दूं मैं यहाँ पे, सर्वप्रथम गो हत्या पर प्रतिबंध सम्राट अशोक ने लगवाया। ठीक है, गो हत्या पर प्रतिबंध सम्राट अशोक ने लगवाया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे देखो आप, आगे इसकी जो बात है दोस्तों, जो यहाँ के जो मंदिर हो गए, स्तूप हो गए और जो मठ हो गए, इनको जो तुड़वाने का काम किया था या विनाश करने का जो काम किया था दोस्तों, तो वो किया था किसने? मिहिर वंश ने। तो इस प्रकार के जो अवशेष है वो भी यहीं से मिलते हैं। क्या दोस्तों? मंदिर, मठ तथा स्तूपों को विनाश मिहिर वंश द्वारा करवाया गया। तो ये अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब है कि जो 3 शब्द है सम्राट अशोक के, तो देखो दोस्तों, सम्राट अशोक है उस पर बौद्ध धर्म का क्या था? प्रकोप था, मतलब बौद्ध धर्म उसने अपनाया था तो सर्वाधिक प्रभावित था। तो इस प्रकार के जो अवशेष है तो वो भी यहीं से मिले हैं। क्या दोस्तों? अब देखो आप, इधर देखो आप, अशोक पर क्या है? बौद्ध धर्म का प्रभाव कहीं से मिला, कहाँ से मिला है? बौद्ध धर्म का प्रभाव के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? वो भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, अगला देखो, अशोक के क्या थे? 3 शब्द। अशोक के बौद्ध धर्म के 3 शब्द, बौद्ध धर्म के 3 शब्द क्या क्या नाम है दोस्तों? एक तो उसका नाम है बुद्ध,
धूम, संग। ठीक है दोस्तों, 3 शब्द, अशोक के बौद्ध धर्म के 3 शब्द थे, बुद्ध, धूम, संग। वो भी कहीं से यहाँ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, वो अवशेष भी हमें यहीं से मिले हैं। तो यहाँ पर आपको देखो 6-7 चीज़ करा दी है दोस्तों मैंने। क्या क्या कि एक तो इसका खोजकर्ता जो है रॉबर्ट, कैप्टन रॉबर्ट, फिर इसको खोज करने के बाद में 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में भिजवा दिया गया। और ये जो पूरा है लगभग पूरा रिलेटेड किससे है, सम्राट अशोक से। तो सम्राट अशोक पे सबसे पहले तो क्या था कि बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था, और उसने जो बौद्ध धर्म के लिए 3 शब्द दिए, बुद्ध, धूम और संग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की जो सबसे प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। और सर्वप्रथम जो गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाने वाला शासक था वो भी सम्राट अशोक था। और मंदिर, मठ तथा स्तूपों का जो विनाश किया था दोस्तों वो मिहिर वंश के द्वारा किया गया था। तो ये अवशेष भी यहीं से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया बाबरू शिलालेख 1। ठीक है, अब सेकंड की बात करेंगे इसके बाद में। हाँ, एक छोटी सी बात और रह गई दोस्तों, तो बता दूं मैं आपको। इसकी शिलालेख जो है, इस शिलालेख की लिपि, ठीक है दोस्तों, तो लिख दूं मैं शिलालेख की लिपि। तो दोस्तों क्या लिपि है इसकी, बुस्टोफेदन। क्या दोस्तों, बुस्टोफेदन। तो यहाँ लिख देता हूँ ब्रुस्टोफिदेन। ठीक है, ये किस प्रकार की लिपि है, सर्पिलाकार। इसमें जो भी वर्ड लिखते हैं वो यूं ही लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या मतलब है वो ही जाने, लेकिन ये क्या है, सर्पिलाकार की, सर्पिलाकार एक प्रकार से क्या है, कौन सी लिपि है दोस्तों, ये सर्पिलाकार लिपि है। ठीक है, जिसमें कोई भी शब्द अगर कोई भी वर्ड या कोई वाक्य अगर हम लिखते हैं तो उसमें एक तरह से सर्प जैसे बना देते हैं। तो इससे क्या पता भी नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है, वो यही जाने। ठीक है, क्या लिखें। तो आप इतना इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि जो सम्राट अशोक से उससे संबंधित कौन सा शिलालेख है या कौन सी मतलब सभ्यता से रिलेटेड है। तो ये हमारा एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा है, इस जो बाबरू शिलालेख है इसकी लिपि का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और एक है अपने ये जो 3 शब्द हैं इनका ध्यान रखना। ठीक, और ये क्या किसने खोज किया इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन ठीक है आगे देखो आप, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो आप फटाफट, अब हम करेंगे दोस्तों ये जो बाबरू शिलालेख है वो सेकंड वाले बाबरू शिलालेख की बात करेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें तो नॉर्मल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है, जो भी है देखो अभी क्या है। देखो बाबरू शिलालेख जो 2 है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड वाला जो बाबरू शिलालेख है दोस्तों, सबसे पहले तो है इसके खोजकर्ता, कि खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों खोजकर्ता है हमारे कोलाइल। क्या नाम था उनका, कोलाइल। क्या था, कोलाइल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोलाइल। ये हमारे हो गए खोजकर्ता। ठीक है, खोज करने के बाद में इसमें क्या क्या अवशेष मिले हैं वो देखो आप। इसमें जितने भी उपकरण मिले हैं, ठीक है, वो शंख जैसी आकृति के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो उपकरण मिले हैं, जो मुद्राएं मिली हैं दोस्तों, वो किस प्रकार की हैं। देखो इसमें मिले उपकरण किस प्रकार की आकृति के हैं, शंख जैसी आकृति के हैं। इसमें मिले उपकरण शंख जैसी आकृति के थे, है। ठीक है, ये अधिकांश जो भी उपकरण मिले हैं दोस्तों, लगभग सारे उपकरण जो है वो शंख जैसी आकृति के मिले हैं। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये होगी। ठीक है, एक है दोस्तों इसमें जो मिली है, क्या मिले हैं, काले चमकीले क्या है, उपकरण हैं। उपकरण बोल दो छोटे मोटे, या बर्तन बोल दो, बर्तन ही बोल दो आप। जो काले चमकीले बर्तन मिले हैं यहाँ से, ठीक है, बर्तन मिले हैं। तो बात इंपॉर्टेंट है, जो काले चमकीले हैं तो किस प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, काली मिट्टी से निर्मित। ये अपने हो गया 2 इम्पोर्टेंट है, बस यही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस ये इसमें ये इम्पोर्टेंट था। अब देखो आप तीसरा जो है दोस्तों,
कौन सी डोंगरी है? वो गणेश डोंगरी है। तो गणेश डोंगरी के बारे में हम अब जानकारी लेंगे फटाफट और ये वीडियो भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तीसरी डोंगरी, तीसरी जो पहाड़ी है दोस्तों, उसको क्या किस नाम से है दोस्तों? वो है गणेश डोंगरी। तो दोस्तों आपने देखा भी होगा गणेश डोंगरी जयपुर में ही है अपने, और क्या इस विशेष बात है इसमें, तो वो देखो आप। तो दोस्तों जो तीसरे नंबर की जो है वो है गणेश डोंगरी। क्या दोस्तों? गणेश डोंगरी। तो गणेश डोंगरी से क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है दोस्तों, तो वो देखो। एक तो है इसमें मुगल काल के छिक्के। क्या दोस्तों? मुगल काल के छिक्के, और एक पंचमार्क के छिक्के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अवशेष क्या क्या है। देखो, पंचमार्क छिक्के ये इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब ये यहाँ से मिले हैं। दूसरा है मुगल काल के छिक्के, मुगल काल के छिक्के, ठीक है, ये भी यहीं से मिले हैं। और दोस्तों एक यात्री था, क्या नाम था? वेनसांग। उसने 634 ईस्वी में यहाँ पर आया था, मतलब यहाँ जयपुर में आया गणेश डोंगरी में। तो उसने क्या खोजे? उसने यहाँ पे 8 प्रकार के बौद्ध मठों की खोज की है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है कि विदेशी यात्री 634 ईस्वी में, विदेशी यात्री कौन था? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। विदेशी यात्री वेनसांग ने यहाँ पर कुल 8 बौद्ध मठों की क्या की थी? खोज की थी। बौद्ध मठों की खोज की, ठीक है। और इस बंदे ने क्या खोज किया था दोस्तों? मुगल टकसाल जो है वो भी इन्होंने क्या किया है? खोज किया है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ मैं आगे जो है, जब मुगल काल के सिक्के मिल रहे हैं तो मुगल टकसाल भी यहाँ से मिली है, ठीक है। मुगल टकसाल के अवशेष भी यहाँ मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सर्वाधिक चमकीले काली मिट्टी के जो बर्तन है, सॉरी घड़ा है, वो भी यहीं से मिला है। तो यहाँ लिख दूँ सर्वाधिक चमकीले काली मिट्टी के घड़े। क्या दोस्तों? काली मिट्टी के घड़े, ठीक है। और क्या मिला है? काली मिट्टी का बेल, जिसको हम बेराट बुल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो लिखने की कोई बात नहीं है, हालांकि आप समझ जाओगे अगर काली मिट्टी का घड़ा है तो, ठीक है। अगर बेल है तो लिख दूँ मैं काली मिट्टी का बेल, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? बेराट बुल। तो ये कौन है? बेराट बुल। तो ये भी कहाँ से मिला है? इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पर ऐसे नहीं आएगा कि बेराट बुल कहाँ मिला है, ठीक है दोस्तों। ऐसा आएगा बेराट बुल निम्न में से किस पर, कौन सी मतलब पहाड़ी पर मिला है, ठीक है दोस्तों। तो वो याद रखना पड़ेगा आपको, गणेश डोंगरी पर मिला है, ठीक है। यहाँ आपके ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो शंख जैसी आकृति क्या थी, मूर्तियाँ थी, वो भी यहीं से मिली है। तो लिख दूँ मैं आपको शंख जैसी आकृति की मूर्ति, शंख जैसी आकृति की मूर्ति, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज का ये हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आपको, और आप हमें कमेंट करो, और जो भी हमारे पास हमारी कमियां हैं उनको आप बताओ कि किस प्रकार से हम इम्प्रूवमेंट करें। और आप, ठीक है, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, ठीक है, तो मैं उस प्रकार से भी आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है मैं मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं उनको PDF पूरी दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको मैं PDF बनाकर हर रोज़ भेजता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो चैनल है टाइम्स अकेडमी जयपुर, उसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये जो वीडियो अगर आप देखते हैं तो अपने दोस्तों को बताओ कि ये हमारा जो ये टाइम्स अकेडमी है वो पटवार के लिए आपके GK प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों।